हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 पार्ट 3 मैग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 हमें बताता है कि स्टेट राज्य कोई भी ऐसा नियम, ऐसी विधि नहीं बना सकता जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करे, फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर करे। और इसी को और डिस्क्रिप्टिव करने के लिए और डिस्क्राइब करने के लिए इसके आर्टिकल्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो हम बात करते हैं 13(1) के बारे में, जिसमें कहा गया कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन, अगर संविधान लागू होने से पहले कोई ऐसी विधि थी जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, जैसे CRCP या IPC, उनको तुरंत हटा दिया जाए। फिर आगे बात होती है 13(2) की, जिसमें कहा गया कि संविधान लागू होने के बाद कोई भी विधि अगर बनाई जाएगी और उसमें कुछ भी ऐसा है जो कि मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो जुडिशियल रिव्यू के तहत उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा तुरंत। बोला जी ठीक है, जस्टिफाई करें ये विधि है क्या। तो आर्टिकल 13(3) में बताया है विधि मीन्स लॉ, कोई ऐसा कानून, रूल, नियम, बाय रूल, उपनियम, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, नोटिफिकेशन, अधिनियम, ट्रेडिशन, प्रथा, मीन्स ऐसी कोई चीज़ ना बनाई जाए जो मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचाए या उनका हनन करे। इसमें आगे बढ़ेंगे तो देखिए 2 सिद्धांत बनाए गए। एक सिद्धांत था डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, मतलब जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर कोई ऐसी विधि बन गई जो कि मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचा रही, तो क्या पूरी विधि को कैंसिल कर दोगे, सस्पेंड कर दोगे। बोला नहीं, उसका वो पार्ट हटा देंगे जो पार्ट मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा होगा। तो सिद्धांत बनाया गया उसके लिए, उसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। दूसरा था डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर पूर्व में यानी कि पास्ट में कोई ऐसी विधि थी जो कि नुकसान पहुंचा रही थी मौलिक अधिकारों को, तो जब मौलिक अधिकार इंप्लीमेंट हुए वो अपने आप उसको ढक लेंगे, ऑलरेडी उसको शेल्टर कर देंगे, कवर कर देंगे। यानी कि उनके लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। मौलिक अधिकार आए और उन्होंने जो विधि मौलिक अधिकारों का हनन कर रही थी उनको शेल्टर कर दिया, ऑलरेडी कवर कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, कुछ केसेस हुए। हाँ, कुछ केसेस हुए। एक केस हुआ शंकरी प्रसाद का, एक केस हुआ सज्जन सिंह का 1951 और 1965 में। इसमें बताया गया, इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो विधि में नहीं आते, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ लॉज। बोला ठीक है जी, तो संशोधन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात होती है आगे, तो बात होती है गोलकनाथ की, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, आप संविधान में जो अमेंडमेंट्स हैं वो बेसिकली जुडिशियल रिव्यू होगा उनका, आप ऐसे ही कुछ भी संशोधन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो कोर्ट का कहना था कि अगर ऐसे है तो फिर पूरा संविधान ही बदल देंगे आप, तो अगर उस पर किसी का कंट्रोल ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी नकेल कस दी। अब होता क्या है कि 1971 आ जाता है, इंदिरा गांधी होती हैं, वो कहती है नहीं ऐसा नहीं। तो 24वां अमेंडमेंट हुआ। 24th अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी की सरकार ने कह दिया कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं ये लॉज का या विधि का पार्ट नहीं है और हम चेंजेस कर सकते हैं, हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं, कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। फिर एक केस हुआ, केशव नंदा केस 1973 में वर्सेस केरला स्टेट्स। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टच नहीं होना चाहिए, उसको आप बेसिकली उसका हनन नहीं होना चाहिए। तो पूछा गया बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, बोला भाई ये मैं समय समय पे बताऊंगा आपको, और ये आज तक नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। बोला कि जब समय समय आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, और कोई भी पार्ट मुझे ऐसा लगेगा जो बेसिकली मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है उसको मैं सस्पेंड कर दूंगा तुरंत। तो ऐसा हुआ आर्टिकल 13 में। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, उन बच्चों तक पहुँच सकें जो शायद किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं और फैसिलिटीज़ के अभाव में अपने भविष्य को चमकता हुआ नहीं देख पाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।